यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो विजन है इसके यहाँ पर टेस्ट नंबर 4 है। अभी यूपीएससी जो प्रीलिम्स का एग्जाम होगा 2026 का, उसके लिए यहाँ पर टेस्ट है, ठीक है, 2026। और टेस्ट कोड यहाँ पर देख रहे हो 6313, यहाँ पर टेस्ट का टेस्ट कोड है। एकदम लेटेस्ट टेस्ट है अभी जो यहाँ से हो रहे हैं टेस्ट। टोटल 35 पेपर होते हैं, तो यहाँ से अभी से टेस्ट स्टार्ट हो गए। चौथा पेपर यहाँ पर ये चल रहा है, ठीक है, ज्योग्राफी का, जिसमें ज्योग्राफी का पहला पेपर आपको दिखा चुका हूँ, ये 2 लिखा है, तो मतलब इसका दूसरा पेपर है ज्योग्राफी का, राइट। तो टेस्ट नंबर 4 और दूसरा पेपर, और मैं पार्ट 2 यहाँ से इसको करा रहा हूँ 52 नंबर क्वेश्चन से, राइट। यहाँ पे सब सिलेबस देख सकते हो क्या सिलेबस है इसका, और कौन कौन से यहाँ पर करंट अफेयर्स कब का यहाँ पर ऐड है। फरवरी 2025 का करंट अफेयर्स भी इसमें ऐड है, ठीक है। क्या यहाँ पर आपकी रेफरेंस बुक है, क्या रेफरेंस बुक है इसमें आपको देखने को मिलेंगी, उसके थ्रू भी यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, राइट। और टेलीग्राम चैनल यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे अपडेट देता रहता हूँ यूपीएससी एग्जाम के लिए, राइट। अभी कुछ टाइम में स्टार्ट करने वाला हूँ यूपीएससी के लिए, मेंटर से भी स्टार्ट करने वाला हूँ, एकदम फ्री रहेगा, राइट। क्या क्या आपको डेली टॉपिक पढ़ने रहेंगे, कौन कौन सी चीज़ें कैसे पढ़ना है आपको, ठीक है, किस में कितना टाइम देना है, तो सब मैं आपको स्टार्ट करने वाला हूँ। आप यहाँ पे जुड़ सकते हो टेलीग्राम चैनल से। स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 51 तक मैंने करा दिए थे, 52 से देखते हैं। 52 क्वेश्चन है, लिथियम भंडार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट, लिथियम ट्रायंगल दक्षिण अमेरिका में स्थित लिथियम समृद्ध क्षेत्र को संदर्भित करता है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा ऐसे इसका जो रहेगा ये करेक्ट है, ठीक है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा लिथियम है, ये बोलिवियम सबसे बड़ा इसका लिथियम का भंडार है, और जो दक्षिण अमेरिका में लिथियम ट्रायंगल का 1/3 यहाँ पर देखा जाता है। लिथियम ट्रायंगल के दूसरे और तीसरे यहाँ पर स्थान में अर्जेंटीना और चिली का स्थान आता है, तो पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, चीन के पास विश्व का सबसे बड़ा लिथियम भंडार है, गलत है। अभी मैंने आपको बताया कि पहले जो इसके पास है, जो अमेरिका के पास यहाँ पर सबसे बड़ा देखा गया, तो चीन के पास नहीं होगा। चीन यहाँ पर इस सूची में 6ठे स्थान पर आता है, 6वें स्थान पर, जिसका कुल लिथियम भंडार कितना 4.5 जो मिलियन टन है ये होने का अनुमान है, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा हुआ ये गलत हो जाएगा। सही पूछा तो ओनली 1 करेक्ट है, ए यहाँ से आंसर हो जाएगा 52 का। 53, भारत में खनिज संसाधन के संबंध में आपको विचार करना है। पहला, भारत में अधिकांश धात्विक खनिज प्रायद्वीप पठार में पाए जाते हैं। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा ऐसे इसको जाएगा ये करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर भारत में अधिकांश धात्विक खनिज प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र की जो प्राचीन क्रिस्टलीय शैल है उसमें पाए जाते हैं। दूसरी बात, दामोदर सोन महानदी और गोदावरी घाटियों में लगभग 90% कोयला भंडार मौजूद होता है। सेकंड बात क्या है, सेकंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो कोयले का लगभग 97%, कितना 97% यहाँ पर जो भाग है दामोदर सोन महानदी और गोदावरी नदियों की घाटियों में पाया जाता है। दोनों बातें हमारी क्या करेक्ट है, तो 53 का जो आंसर हो जाएगा ये दोनों बातें सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 54 नंबर, भारत में जनसंख्या वृद्धि किस चरण में जनसंख्या को विस्फोट अवधि के रूप में माना जाता था। करेक्ट आंसर हो जाएगा 54 के यहाँ से ये माना जाता था इसको 1951 से 1981 में, ठीक है। 1951 से 1981 के दशक को भारत की जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता था। इस अवधि में जनसंख्या विस्फोट देश में जो मृत्यु दर है वो तीव्र ह्रास और यहाँ पर जनसंख्या उच्च प्रजनन दर देखा गया था, ठीक है। औसत हमारी जो वार्षिक वृद्धि दर थी ये कितना 2.2% तक ऊपर रही थी, ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यही अवधि थी जिसमें एक केंद्रीकृत नियोजन प्रक्रिया के माध्यम से विकासात्मक कार्यों में आरंभ किया गया और अर्थव्यवस्था में सुधार होने के लिए यहाँ पर देखा गया था, ठीक है। तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा हमारा ये सी करेक्ट होगा। 55 है, निम्नलिखित खनिजों पर विचार करना है। कोयला, बॉक्साइट और तांबा, इनमें से कितने समान औषधि पदार्थ में पाए जाते हैं। इनमें से कितने जो खनिज है ये हमारे समान औषधि पदार्थ में पाए जाते हैं। आंसर हो जाएगा 55 का यहाँ से केवल एक इनमें से, कौन सा, देखो यहाँ पर खनिज होते हैं ये प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अकार्बनिक हमारे पदार्थ होते हैं। इसमें एक निश्चित रासायनिक मात्रा में इनके भौतिक गुण होते हैं। इनका निर्माण भौतिक हमारी जो प्रक्रिया होती है, भौवैज्ञानिक प्रक्रिया होती है, उनके लाखों वर्ष में होता है और ये चट्टानें मृदा और जल में पाए जाते हैं, ठीक है। इन खनिजों के मुख्य रूप से यहाँ पर 2 श्रेणी में वर्गीकृत किया गया, एक तो धात्विक और एक अधात्विक। तो पहली 2 बात आपको यहाँ से खनिज के बारे में पता हो गई ये क्या है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं। खनिज समानता हमारा अयस्क के रूप में यहाँ पर पाए जाते हैं और अयस्क शब्द का उपयोग किसी भी खनिज को अन्य तत्व के साथ मिश्रण संचयन करके यहाँ पर इसका वर्णन करता है, ठीक है। अयस्क में खनिज की मात्रा इतनी होनी चाहिए कि यहाँ पर उसका जो हमारा व्यावसायिक रूप है वो निष्कर्षण का लाभदायक बन सके, ठीक है। 2 पॉइंट हम लोगों ने जान लिए। तीसरा पॉइंट, खनिजों की उपस्थिति एक प्रकार का अर्थ है कि जो भूपरपट्टी होती है किस प्रकार वितरित कर रही है, किस प्रकार संकेंद्रित कर रही है इसको, है ना। तो उसकी उपस्थिति कई प्रकार की होती है, तो यहाँ पर इसको बताता है, राइट। तो हमारा जो देखो यहाँ पर तांबा जो है ये हमारा एक धात्विक खनिज है जो भूपरपट्टी व्यापक रूप में विस्तारित है। यह आमतौर पर सल्फाइड ऑक्साइड जो खनिज जैसे यहाँ पर कैल्पोराइट्स, बोर्नाइट और मेलाकाइट के रूप में पाया जाता है। तांबे के भंडार आमतौर पर आग्नेय और क्रांतिक चट्टानों में पाए जाते हैं जो दरारों, संधि और भ्रंशों से यहाँ पर जोड़े गए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा हमारा क्या होगा, ये
जो तीसरा स्टेटमेंट है ये हमारा इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात है, दूसरे में क्या आ रहा है, दूसरे में आ रहा है बॉक्साइट। बॉक्साइट क्या होगा, देखो बॉक्साइट हमारा एक अधात्विक खनिज है ना। बॉक्साइट क्या था, एक अधात्विक खनिज था। तांबा क्या था, तांबा हमारा एक धात्विक खनिज है, लिख सकते हो धात्विक है, बॉक्साइट हमारा अधात्विक खनिज है। राइट, तो यहाँ पर जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट होगा बॉक्साइट, ये भी हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि बॉक्साइट एक हमारा अधात्विक खनिज है जो एल्युमिनियम का प्राथमिक स्रोत है और ये समानता उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। ये पॉइंट आप लिख सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जहाँ ये ग्रेनाइट और सेल जैसी जो एल्युमिनियम युक्त चट्टानें होती हैं उसके अपक्षय के माध्यम से बनती हैं। राइट, सेकंड भी गलत हो जाएगा। तीसरी बात, मतलब पहली बात यहाँ से देखते हैं आप। पहला बोला कोयला। कोयला क्या होगा, कोयला यहाँ पर कोयलाकरण नामक प्रक्रिया के माध्यम से बनता है। ये प्रक्रिया में लाखों वर्ष और दाब के कारण माध्यम से यहाँ पर सामग्री कोयले में परिवर्तित हो जाती है। कोयला भंडार आमतौर पर औषधि बेसिन में पाया जाता है, जहाँ वे विभिन्न मोटाई की परत जो होती है उसके स्तर रूप में मौजूद होती हैं। तो सिर्फ पहला स्टेटमेंट हमारा इसका करेक्ट होगा। ये समानता औषधि रूप में पाए जाते हैं, कौन सा, कोयला। बाकी दोनों औषधि रूप में नहीं पाए जाते हैं। मतलब खनिज तो होंगे लेकिन औषधि रूप में नहीं पाए जाएंगे। तो दोनों तीन हमारे गलत हो गए, सिर्फ पहला स्टेटमेंट है कोयला वाला करेक्ट हो जाएगा। केवल एक बात सही है। काफ़ी डीप से मैंने बताया, एक एक बात आपको यहाँ से नोट करके पॉइंट बना के लिख लेना है। देखो मैं टेस्ट पेपर करा रहा हूँ, आपको A4 पेपर लेके बैठना है। कुछ जो आपको पॉइंट आपको लगता है कि मुझे नहीं आते हैं वो पॉइंट आप यहाँ पे नोट कर सकते हो अपने। ठीक है, हर टेस्ट के लिए एक अपना A4 पेपर बना सकते हो। उससे जब रिवीजन करोगे टेस्ट टाइम पे तो आपको करीब यहाँ पर बहुत अच्छा आसानी से यहाँ से रिवीजन हो जाएगा। करीब मैं चौथा पेपर करा रहा हूँ तो आपके करीब 2-4 पेज 5 पेज आपके नोट्स बन जाने चाहिए थे, है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 हो गया। 56, प्राय सुर्खियों में रहा पद यामानाका संबंधित है किससे। यामानाका जो पद है संबंधित है, ये हमारी जो एंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम कोशिका होती है उससे संबंधित हमारा पुनर्योजी जो चिकित्सा है उससे प्राप्त एक सफलता। ठीक है, ये हाल ही में अभी यहाँ पर जो था ओपन एआई ने प्रोटीन इंजीनियरिंग के कदम रखते हुए एक मॉडल GPT-4 माइक्रो वितरित यहाँ पर किया है ना। यह मॉडल यामानाका फैक्टर्स को बढ़ाता है। ठीक है, यामानाका कारक हमारा क्या है, ये हमारा प्रोटीन जो क्रिप्सन होते हैं उसके कारक एक समूह होता है जो एंड्यूस्ड प्लोरिपोटेंट स्टेम कोशिकाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो यहाँ से आंसर हमारा हो जाएगा ए करेक्ट है। 57, स्वायत्त SWAYATT, इसका शब्द का उल्लेख कभी कभी न्यूज़ में देखा गया था। किस वजह से न्यूज़ में देखा जाता है इसका उल्लेख, देखो इसका उल्लेख देखा गया था सरकारी ई मार्केट प्लेस के माध्यम से सार्वजनिक खरीद स्टार्टअप्स महिलाओं की युवा उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर सरकारी पहल है। ये यहाँ से क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ई मार्केट प्लेस GM यहाँ पर जो हमारी पूर्ण रूप से स्वायत्त जो पहल को रूपांतरण करना, इसके प्रभाव में 6 वर्ष इसके पूरे हो गए थे। ठीक है, ये एक ऑनलाइन हमारा प्लेटफॉर्म है जो सरकारी खरीदार के माध्यम से और समान उपयोग की वस्तुओं को यहाँ पर सेवाओं को खरीद के लिए एक संपूर्ण एंड टू एंड यहाँ पर समाधान प्रदान करता है। स्वायत्त के बारे में थोड़ी सी बात जान लेते हैं। ये क्या है, या इसकी शुरुआत से यहाँ पर ये अंतिम छोर के विक्रेताओं को प्रशिक्षण और पंजीकरण जिसे सुगम बनाता था, महिलाओं को उद्यमिता को विकसित करता था और सरकारी खरीद जो प्रक्रिया जो छोटे पैमाने पर यहाँ पर व्यवसायों को जो भागीदारी थी उसको भी प्रोत्साहन करता है। तो कुछ बातें यहाँ से इसकी याद रखनी है। 58, निम्नलिखित पर आपको विचार करना है, ऊर्जा के स्रोतों पर विचार करना है। प्राकृतिक गैस, जलाऊ, लकड़ी, पवन, सौर ऊर्जा, इनमें से कितने परंपरागत ऊर्जा के स्रोत माने जाते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा 58 के यहाँ से जो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं ये हो जाएंगे आपके एक तो प्राकृतिक गैस और एक आपका हो जाएगा जलाऊ लकड़ी। ये दोनों हमारे क्या है, ये हमारी जो रहेगा ये परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, 1 और 2। हमारा जो पवन और यहाँ पर जो सौर ऊर्जा है ये यहाँ पर नहीं होगा, है ना, ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर पवन हमारा जो है ऊर्जा एक गैर परंपरागत ऊर्जा है, गलत हो जाएगा। सौर ऊर्जा क्या है, ये भी हमारा क्या है, ये ऊर्जा एक गैर परंपरागत नवीकरणीय ऊर्जा है, ये भी गलत हो जाएगा। आंसर 1, 2, तो 2 बातें सही है। 59, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करने, पत्तन और राज। देखते हैं इसको 59 को। देखो यहाँ से पारादीप पत्तन बोला है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पे बोला है पारादीप पत्तन। तो पहला यहाँ से क्या होगा, पहली बात यहाँ से इसकी जो है पहली बात यहाँ से हो जाएगी इसकी, गुजरात में कच्छ जो है हमारा ये गुजरात के कच्छ में स्थित कांडला। ठीक है, तो इसके पारादीप के विकसित हुआ था यहाँ पे। गोवा में स्थित मर्मगांव हो जाएगा, ये कर्नाटक में। अच्छा ये गलत क्योंकि देखो मर्मगांव जो पत्तन है ये कर्नाटक में नहीं, ये हमारा कहाँ पर है, ये गोवा में। ठीक है, उड़ीसा में स्थित पारादीप है ना, तो पारादीप किधर है, उड़ीसा में, करेक्ट हो जाएगा। और ये मर्मगांव पत्तन यहाँ पे गोवा में होना चाहिए था। ठीक है,
और उड़ीसा में पारादीप हो जाएगा, और गुजरात के कच्छ में स्थित कांडला, राइट। उसके बाद यहाँ पर ये प्रत्यंता दीनदयाल के नाम से भी जाना जाता था, तो यहाँ से ये गुजरात, यहाँ पे महाराष्ट्र नहीं होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। ओनली वन करेक्ट है, कौन सा? 59 का हमारा आंसर होना चाहिए यहाँ से ए, केवल एक बात यहाँ से सही है। 59 हो गया। 60 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। एंथ्रेसाइट कोयला अन्य प्रकार के कोयले की तुलना में अधिक कठोर और चमकदार होता है। पहला क्या होगा? 60 का जो पहला स्टेटमेंट है यहाँ से ये करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर एंथ्रेसाइट एक कठोर किस्म का खनिज होता है, खनिज कोयला होता है। इसमें उच्च चमक होती है और इसमें सभी प्रकार के कोयले की तुलना अधिक सबसे यहाँ पर कार्बन सामग्री होती है और न्यूनतम अशुद्धियाँ पाई जाती है, और सर्वाधिक उसमें हमारा होता है कैलोरीफिक मान जो होता है वो होता है। तो पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरी बात, सभी प्रकार के कोयले की तुलना में बिटुमिनस कोयले की सबसे कम अशुद्धियाँ और सर्वाधिक कार्बन सामग्री पाई जाती है। सेकंड बात हमारे यहाँ से क्या होगी? गलत है, क्योंकि बिटुमिनस कोयले में कार्बन सामग्री की मात्रा लगभग 60 से 80% होती है। ठीक है, ये शेष जल, वायु और हाइड्रोजन सल्फर से बना होता है, मतलब मैक्सिमम हो गई तो गलत हो जाएगी। ओनली वन स्टेटमेंट हमारा 60 का करेक्ट होगा। ठीक है, तो इसके बारे में एक बात और जान लेते हैं। जो पहला हमारा एंथ्रेसाइट पहले वाली बात थी, देखो इसमें जो कार्बन की मात्रा करीब 92% से 98% तक बीच में होती थी। इसका उपयोग मुख्यतः विद्युत उत्पादन और धातु कर्म के क्षेत्र के रूप में भी कर सकते थे। ठीक है, याद रखना है। आंसर हमारा हो जाएगा 60 का ए, बात यहां से करेक्ट है। 61 है, निम्नलिखित में से किसने अवर कॉमन फ्यूचर नामक रिपोर्ट प्रकाशित की है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 61 का, यहां से यह प्रकाशित किए बर्टलैंड आयोग, ए यहां से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 62, भारत के कृषि जलवायु क्षेत्रों प्रदेशों के संबंध में आपको विचार करना है। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने देश के 127 कृषि जलवायु प्रदेशों को वर्गीकृत किया है। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका जो रहेगा 62 का ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरी बात, 7वें योजना आयोग द्वारा देश को 15 व्यापक कृषि जलवायु क्षेत्र प्रदेशों में विभाजित करना भौगोलिक संरचना और जलवायु पर आधारित है। सेकंड बात क्या होगा? सेकंड बात भी यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है। आंसर 62 का हो जाएगा, एकदम सही है सी स्टेटमेंट। दोनों जलवायु, हमारे जो कृषि जलवायु क्षेत्र प्रदेश है उसके बारे में भारत के। 63, इस्पात और कोयले के वैश्विक वितरण के संबंध में विचार करना है। दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश है। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, विश्व में पुनः प्राप्ति योग्य कोयला भंडारों में संयुक्त राज्य अमेरिका का हिस्सा सबसे बड़ा है। सेकंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसके पास विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित पुनः जो प्राप्ति योग्य हमारा कोयला भंडार है, जो 2020 तक लगभग 248.9, ठीक है, इतने बिलियन जो हमारा मीट्रिक टन था वो पहुंच गया था। तो सेकंड बात भी हमारी करेक्ट है, पहली बात भी करेक्ट है। तीसरी बात है, चीन विश्व का शीर्ष कोयला निर्यातक देश है। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया शीर्ष कोयला निर्यातक देश होंगे, चीन यहाँ पर नहीं होगा। 1-2 करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा, सही पूछा है तो ए यहाँ से करेक्ट है। 64 देखते हैं। 64 है, ढोकरा शिल्प कला केंद्र के बारे में निम्नलिखित पर विचार करना है। ढोकरा लोहे से निर्मित प्राचीन लौह धातु शिल्प है। पहली बात यहाँ से क्या होगी? पहली बात यहाँ से गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हाल ही में यहाँ पर भारतीय प्रधानमंत्री जो यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने फ्रांसीसी राष्ट्रपति को ढोकरा कलाकृति उपहार में भेंट की थी। ठीक है, ये क्या है? देखो, ये अपनी तरह की एक पहली कला मानी जाती है, जिसे अलौह धातु, नॉन फेरस मेटल, है ना, यहाँ पर लौह धातु से नहीं है, नॉन फेरस मेटल हो गई, राइट, जैसे कि तांबा और उसके मिश्र धातु जैसे पीतल, जस्ता, तांबे का मिश्रण, कांस्य, टिन या तांबे के मिश्रण को लेकर यहाँ पर बनाई जाती थी, यहाँ पर लोहे की नहीं। ढोकरा कलाकृति टुकड़ों में बनाई जाती है और फिर उससे जोड़कर एक अद्वितीय शिल्प का निर्माण किया जाता है। सेकंड बात क्या? सेकंड बात भी गलत, क्योंकि ढोकरा कलाकृति पीतल से निर्मित की जाती है। किससे? पीतल से निर्मित की जाती है। और ये एक तथ्य विशिष्ट होती है कि यहाँ पर जो इन कलाकृति में कोई जोड़ नहीं होता है। ये विधि धातुकर्म, कौशल और यहाँ पर मोम तकनीक के साथ जोड़ी जाती है, जिससे लुप्त मोम प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। यह अद्वितीय प्रक्रिया जिसमें यहाँ पर ढांचे के उपयोग करने के बाद यहाँ पर एक बार करते हैं, जिससे यहाँ पर उसको फिर बाद में नष्ट कर देते हैं, जिससे यहाँ कला जो दुनिया की सबसे अपनी एकमात्र कला के रूप में जानी जाती है। तो यहाँ से अलग अलग बोलता है, जोड़कर बनाते हैं, तो गलत है, इसमें कोई जोड़ नहीं होता है। 64 का आंसर सही पूछा है तो कोई सही नहीं है, डी, दोनों गलत हैं। 65 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार करना है। पाम ऑयल, ताड़ का तेल, प्राकृतिक रबर, कोको, इनमें से कितने फसलें जो हैं मुख्यतः विषुवत प्रदेशों में उगाई जाती हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा 65 का। यहाँ से जो विषुवत प्रदेश में उगाई जाएंगी, एक तो पाम ऑयल, ताड़ का तेल, ठीक है, सही है हमारा, राइट। दूसरा
प्राकृतिक रबर और कोको, तीनों बातें हमारे यहाँ से इसकी करेक्ट हैं। ठीक है, अन्य फसलों में जो हमारे उष्ण और आर्द्र यहाँ पर विस्फोटी जो हमारी भूमध्य रेखीय जलवायु होती है उसके लिए उपयुक्त होती है और बड़े पैमाने पर यहाँ पर उगाई जाती है। ठीक है, उनमें नारियल, चीनी, कॉफ़ी, चाय, तंबाकू, मसाले, सिनकोना, ये सब यहाँ पर इसके अन्य फसलें हैं जहाँ पर इसमें विस्फोटी भूमध्य रेखीय जलवायु में उगाई जा सकती है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा 1, 2, 3। अगर इसकी जो अन्य फसलों के बारे में पूछता तो भी आपको याद रखना है, जरूरी नहीं कि तीन ही क्वेश्चन, तीन ही स्टेटमेंट आपसे यहाँ से पूछे ही है। राइट, यहाँ से जो मैंने आपको बताई अन्य फसलों के बारे में वो भी यहाँ पे स्टेटमेंट रख सकता है बीच में, तो वो भी स्टेटमेंट आपको याद करके चलना है। ठीक है, 3 के बताई और बाकी जो बड़े पैमाने पर थी कौन सी, नारियल, चीनी, कोको, ठीक है, कॉफ़ी, तंबाकू, मसाले, सिनकोना, है ना, ये सब यहाँ पे नोट कर सकते हो आप। तो आंसर हमारा हो जाएगा 65 का सी, सभी सही है। 66 देखते हैं। पर्यावरण की दृष्टि से संधारणी कृत्रिम बुद्धिमत्ता गठबंधन कोरेसियल जो होता है, कोरेसियन फॉर एनवायरमेंटली सस्टेनेबल एआई है, उसके बारे में विचार करना है। ठीक है, तो पहली बात, इसकी स्थापना जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय कन्वेंशन के तहत किया गया था। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका जो रहेगा ये गलत है। पहली बात यहाँ से गलत है क्योंकि हाल ही में कई देश, तकनीकी जो कंपनियां, अंतर्राष्ट्रीय संगठन उससे मिलकर पर्यावरण की दृष्टि से एक संधारणी कृत्रिम बुद्धिमत्ता गठबंधन को लेकर यहाँ पर स्थापना की भागीदारी की है। ठीक है, तो यहाँ से जो जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को बोल रहा है कि फ्रेमवर्क तय किया गया, तो गलत है क्योंकि यहाँ पर कई सारे यहाँ पर जो संगठन है वो मिलकर कर रहे हैं, तो गलत हो गया। भारत पर्यावरण की दृष्टि से संधारणी कृत्रिम बुद्धिमत्ता संगठन का संस्थापक सदस्य है, सेकंड बात करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो भारत होगा यहाँ पर इसका एक संस्थापक सदस्य होगा। ठीक है, गठबंधन का, सेकंड बात सही है। तीसरी बात, इसमें सरकारी संगठनों के साथ निजी प्रौद्योगिकी कंपनियां भी हितधारक के रूप में शामिल होंगी। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात भी हमारे यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, 37 प्रौद्योगिकी कंपनी जिसमें 11 देशों के और 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठन सहित यहाँ पर 100 से अधिक साझेदारी संगठन यहाँ पर शामिल होकर एआई को अधिक पर्यावरण और दृष्टि से संधारणी बनाने की दिशा में संकल्प उठाएंगे। तो दोनों करेक्ट है, नीचे के 2 और 3। पहली बात यहाँ से गलत थी, 66 का आंसर हो जाएगा, सही पूछा है तो 2 और 3। पहली बात यहाँ से क्यों गलत थी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ये संस्था नहीं है और सारी यहाँ पर संस्थाएं हैं। ठीक है, और सारी संस्थाएं, इसका मतलब जैसे कि आप मान सकते हो कि जो अंतर्राष्ट्रीय हमारी जो संगठन हैं उन सब ने मिलकर इसमें काम किए थे। ठीक है, जैसे कि कोलिशन फॉर एनवायरमेंट सस्टेनेबल जो एआई है उसके साथ और भी लोग। तो 2, 3 करेक्ट है, आंसर हमारा बी यहाँ से 66 का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, भारत के सौर ऊर्जा लक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। पहला, वर्तमान में भारत सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता के मामले में विश्व में 5वें स्थान पर है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो ऊर्जा क्षेत्र में 2011 से लगभग यहाँ पर 59% की यहाँ पर चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज की दर से इसकी बढ़ोतरी हुई थी और भारत में सौर ऊर्जा की जो स्थापित क्षमता है 2011 से जो अपेक्षा यहाँ से 0.5 से बढ़कर 55 गीगावाट यहाँ पर हो गई है और इसलिए यहाँ पर सेकंड जो पहली बात हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। दूसरी बात भी यहाँ से करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर जो ये बोला कि क्षेत्र 2011 में 50% से अधिक की वृद्धि दर यहाँ पर इसमें देखी गई है, तो दोनों बातें सही है। तीसरी, भारत ने जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत 2030 तक कुल 300 गीगावाट की स्थापित क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित रखा है। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट क्या होगा, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से जो है ये सोचना है आपको क्या होगा। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से ये भी करेक्ट है, एकदम सही है क्योंकि यहाँ पर जो भारत सरकार ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए 2010 में जवाहरलाल नेहरू जो राष्ट्रीय सौर मिशन जो था इसमें राष्ट्रीय सौर मिशन आरंभ किया था। इसके तहत वर्ष 2022 तक 100 गीगावाट और 2030 तक 300 गीगावाट यहाँ पर कुल सौर ऊर्जा जो क्षमता स्थापित करने का यहाँ पर लक्ष्य निर्धारित किया था। तीनों बातें करेक्ट है। 67 का आंसर क्या होगा, यहाँ से तीनों सही है, राइट, सी। 68 है यहाँ से, इसमें बोल रहे हैं प्राय सुर्खियों में रहने वाला पद असमी भवन जो है ये बोल रहे कि ये पेट्रिफिकेशन एक है, ये क्या है। ठीक है, क्या है बताना है इसको। ऑप्शन में देखना है, यहाँ पे ऑप्शन में इसमें कार्बनिक पदार्थ के खनिजों में तब्दील किया जाने वाला जो जीवाश्मीकरण प्रक्रिया है ये, राइट। दूसरा, प्लास्टिक अपशिष्ट को जो हमारा जैव निम्नीकरण पदार्थ होता है ये, यस में कोई तकनीकी है ये है, तो बताना है कौन सा इसमें इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ से ये हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका 68 का, ये करेक्ट आंसर ए यहाँ से इसका करेक्ट होगा। ठीक है, कार्बनिक पदार्थ में खनिजों के तब्दील किए जाने वाले जो जीवाश्मीकरण यहाँ पर प्रक्रिया, राइट। हाल ही में यहाँ पर जो झारखंड है इसके पाकुड़ यहाँ पर राजमहल पहाड़ियों में पेट्रीफाइड वुड अश्मीभूत यहाँ पर कास्ट जीवाश्म की अपनी तरह से यहाँ पर पहली खोज यहाँ पर की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा देखते हैं अगला क्वेश्चन, 69 नंबर क्वेश्चन। 69 है,
भूमध्य सागरीय कृषि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अंगूर की खेती विटिकल्चर इस क्षेत्र की एक अद्वितीय विशेषता होती है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका जो रहेगा, पहली बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी, पहली बात यहाँ से सही है, ठीक है। दूसरी बात देखते हैं, दूसरी बात यहाँ से है, आमतौर पर जैतून, अंजीर और खट्टे फलों की खेती यहाँ पर ज़्यादातर की जाती है, राइट। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात भी करेक्ट है। तीसरी बात, ये केवल भूमध्य सागर के आसपास के जो देश हैं उसमें ही प्रचलित है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर भूमध्य सागर के जो आसपास के देश हैं सिर्फ उसमें ही नहीं प्रचलित है, राइट। तो तीसरा स्टेटमेंट हमारा ऐसे इसका गलत होगा क्योंकि यहाँ पर इसका नाम जो भूमध्य सागर के नाम पर रखा गया, लेकिन यहाँ पर इस प्रकार की कृषि में विश्व के 5 प्रमुख देश, जैसे कि प्रदेश में हमारे कैलिफोर्निया के कुछ भाग हैं, मध्य चिली के कुछ भाग हैं, राइट, दक्षिण अमेरिका और पश्चिमी के जो है उसमें, और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया है उसके यहाँ पर कुछ भाग उसमें देखे जाते हैं, ठीक है। भूमध्य सागर के आसपास के देश प्रचलित नहीं है, गलत हो गया। फलों और सब्जियों की खेती सामान्यतः 3 ऋतु में की जाती है। तीसरा जो स्टेटमेंट अगला है हमारा चौथा वाला, ये क्या होगा, ये भी करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में समशीतोष्ण जलवायु की जो धूप युक्त हमारी दशा होती है उसके कारण जो फल होते हैं और सब्जी होते हैं उनकी खेती समान ऋतु में की जाती है और इनके अनुकूल दशाओं के कारण ये पूरे वर्ष भर कई बार यहाँ पर फसल प्राप्त करना संभव हो सकता है। तो यहाँ से क्या होगा, चौथी बात करेक्ट है, पहली भी करेक्ट थी, दूसरी भी करेक्ट है, तीसरी वाली गलत है। 1 2 4 करेक्ट है, तो कितने स्टेटमेंट सही हैं, यहाँ पे टोटल 4 स्टेटमेंट दिए हैं, कितने सही होगा, 3 स्टेटमेंट यहाँ से सही होगा, तो सी यहाँ से आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, जल विद्युत परियोजना दे रखा है, यहाँ पर नदी दे रखा है, यहाँ पे क्या इसको करना है, बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ से सही सम्मिलित है या कितने स्टेटमेंट यहाँ से सही सम्मिलित कर रहे हैं ये बताना है, ठीक है। रिहंद बांध, रिहंद बांध क्या होगा, रिहंद बांध आपका यहाँ से हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है क्योंकि रिहंद बांध इसे गोविंद बल्लभ जो पंत सागर है इसके नाम से भी जाना जाता है और ये आयतन के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा बांध है। रिहंद बांध के जलाशय को गोविंद बल्लभ पंत सागर भी कहता है और ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, ठीक है। ये कंक्रीट गुरुत्वाकर्षण बांध है, ये सब बात याद रखनी है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पिपरी अवस्थित है इसकी, ठीक है। और इसका जलाशय जो क्षेत्र है ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। ये बांध रिहंद नदी पर बना हुआ है, न कि बेतवा नदी पर, गलत हो जाएगा। ससाल बांध चिनाब पर, ठीक है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से इसकी करेक्ट है क्योंकि ससाल पावर हमारा स्टेशन ये 690 मेगावाट जो है चरण उसकी स्थापित क्षमता का जो परियोजना है ये जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में रियासी जो जिला है उसमें स्थित है, ठीक है। ये हमारा चिनाब नदी पर ये करेक्ट हो जाएगा। तीसरी बात, मेट्टूर बांध कावेरी पर, ठीक है, मेट्टूर बांध कावेरी पर, तीसरा स्टेटमेंट हमारा है इसका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि मेट्टूर बांध 1700 मीटर लंबा बांध कावेरी नदी पर बनाया गया। इसका निर्माण 1934 में हुआ था और ये सलेम के कुछ हिस्सों के सहित यहाँ पर इरोड और नमक्कल, करोड़, तिरुचिरापल्ली, ठीक है, तंजावुर सब जिलों के यहाँ पर जो एकड़ भूमि में काफ़ी ज़्यादा एकड़ भूमि पर बनाया गया और सिंचाई सुविधाएं भी यहाँ पर प्रदान करता है। तो ये कावेरी नदी पर ये भी करेक्ट हो जाएगा। आंसर क्या होगा, 2 स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, 2 और 3 वाले। क्वेश्चन नंबर 71, विश्व के प्रमुख नदी जो मार्ग है, ठीक है, सॉरी समुद्री मार्ग, विश्व के प्रमुख जो समुद्री मार्ग है उसके संदर्भ में विचार करना है। पहला, बिग ट्रंक रूट मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका और यूरोप को उत्तरी अटलांटिक महासागर के माध्यम से जोड़ता है, राइट। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पर जो उत्तरी अटलांटिक समुद्री जो हमारी मार्ग है इसमें उत्तर पूर्वी अमेरिका को उत्तर पश्चिमी जो हमारी यूरोप है उसको जोड़ता है, जो विश्व के 2 सर्वाधिक जो हमारी औद्योगिक ग्रुप है उसको विकसित करता है और यहाँ पर सक्रिय क्षेत्र बनाता है, ठीक है। तो यहाँ से पहला जो हमारा स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगा। बिग ट्रंक रूट इसको कहा जाता है आर्थिक जो हमारा व्यापार है उसकी जो विशाल मात्रा को लेकर के, पहली बात करेक्ट है। दूसरा, पनामा नहर अटलांटिक महासागर को जोड़कर समुद्री व्यापार को सुगम बनाता है, सेकेंड बात ये भी हमारी करेक्ट हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर 1999 में ही यहाँ पर टोरिजोस कार्टर संधियों के तहत पनामा नहर प्राधिकरण द्वारा इसको प्रबंधित किया जा रहा है, ये भी करेक्ट है। दोनों बातें करेक्ट हैं। 71 का आंसर सही पूछा है तो सी। 72, भारत में अभ्रक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अभ्रक को एक गौड़ खनिज के रूप में वर्गीकृत किया गया है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर 2015 में अभ्रक को एक गौड़ खनिज के रूप में घोषित कर दिया गया था, ठीक है। अभ्रक का विखंडन हाथ से किया जाता है और देश जो है उसका अभ्रक का उपयोग काफ़ी हद तक निर्यात बाजार पर निर्भर करता है क्योंकि यहाँ पर घरेलू खपत बहुत कम है, राइट। पहली बात करेक्ट है और 2 एक्स्ट्रा बातें जो बताई वो याद रखना है। भारत में अभ्रक सर्वाधिक भंडार राजस्थान में, सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात हमारे यहाँ से इसकी जो है गलत हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर आंध्र प्रदेश में अभ्रक का सर्वाधिक भंडार है और ये भारत का सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादन राज्य भी है, ये गलत हो जाएगा। तीसरा, भारत में अधिकांश अभ्रक भंडारों में मस्कोबाइट
किस्म या पोटास अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से करेक्ट होगी, क्योंकि यहाँ पर जो भारत में पाए जाने वाले अधिकांश अभ्रक निक्षेप मस्कोवाइट किस्म के, जबकि यहाँ पर फ्लोगोपाइट की उपलब्धता तुलनात्मक रूप से कम मात्रा में होती है और मुख्यतः त्रावणकोर के कुछ स्थानों से प्राप्त होती है। तो ये करेक्ट हो जाएगा। आंसर पूछा सही कौन सा, तो 1 और 3 72 का आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। 73 देखते हैं यहाँ से। 73 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। स्थानांतरित कृषि और राज्य यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, देखते हैं इसको 73 को। पहला पामलू, ठीक है, पामलू पहला स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट क्या होगा यहाँ से? ये करेक्ट है, ये मणिपुर राज्य में यहाँ पर है, राइट। तो यहाँ से पूर्वोत्तर राज्य में असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, है ना, इसे झूम कृषि कहा जाता है। और मणिपुर में पामलू और छत्तीसगढ़ के यहाँ पर बस्तर जिले में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में से दीपक कहा जाता है। ठीक है, तो हर जगह क्या कहा जाता है आप लिख सकते हो, बेबर, राइट। इस आदिम कृषि प्रणाली में मध्य प्रदेश में बेबर या दहिया, आंध्र प्रदेश में पोडू या पेंडा, ठीक है, ओडिशा में पामाडाबी या कोमान या बरिंगा, पश्चिमी घाट में कुमारी, ठीक है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालरे और वाल्टरे, हिमालयन क्षेत्र में खिल या झारखंड में कुरुबा और पूर्वोत्तर में झूमिंग यहाँ पर कहा जाता है। तो ये सब आप नोट कर सकते हो, ये करेक्ट है। कुरुबा झारखंड, ये भी हमारा इसका करेक्ट है। आंसर हमारे तीनों सही है। स्थानांतरित कृषि के बारे में तो आंसर हो जाएगा 73 का सभी सही है। 74 पाम ऑयल के बारे में निम्नलिखित का विचार करना है। पाम ऑयल या ताड़ का तेल। तेलंगाना भारत में पाम ऑयल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। पहली बात यहाँ से इसकी गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर भारत में आंध्र प्रदेश पाम ऑयल का प्रमुख उत्पादक राज्य, जिसकी उत्पादन क्षमता यहाँ पे 20 लाख टन है। भारत द्वारा जो है ये 2,78,000, ठीक है, 2,78,000 टन कच्चा पाम ऑयल यहाँ पर उत्पादन किया जाता है। इसके लगभग 97% भाग पर, कितना 97% भाग यहाँ पर इसका उत्पादन आंध्र प्रदेश में करीब अकेले 83% उपलब्ध होता है। ठीक है, तो यहाँ से तेलंगाना गलत होएगा। तो पहली बात गलत हो गई। दूसरी, भारत विश्व का पाम ऑयल का सबसे बड़ा आयातक है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से करेक्ट, क्योंकि 2021 में भारत जो था विश्व में पाम ऑयल का अगली आयातक था, जिसका आयात मूल्य लगभग 9.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है ना। आंसर क्या हो जाएगा? 74 का बी। केवल 2 स्टेटमेंट सही है, सही पूछा है तो। क्वेश्चन नंबर 74 हो गया। 75 देखते हैं। अंतर्देशीय जलमार्ग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राइन जलमार्ग स्विट्जरलैंड और जर्मनी के औद्योगिक क्षेत्रों को उत्तरी अटलांटिक समुद्री भाग से जोड़ता है। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका जो रहेगा ये करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो ये हमारा विश्व में सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाला जलमार्ग है। प्रत्येक वर्ष लगभग 20,000, ठीक है, 20,000 से अधिक समुद्री जहाज होते हैं यहाँ पर अंतर्देशीय जहाज को कार्गो का आदान प्रदान करते हैं। और ये जलमार्ग स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम और नीदरलैंड जैसे यहाँ पर जो औद्योगिक क्षेत्र है उसको उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग से जोड़ता है, इसलिए पहली बात सही हो जाएगी। दूसरी बात, मिसिसिपी और ओहियो जलमार्ग संयुक्त राज्य अमेरिका के आंतरिक भाग को मैक्सिको की खाड़ी से जोड़ते हैं। सेकंड बात क्योंकि सेकंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर मिसिसिपी और ओहियो जलमार्ग संयुक्त राज्य अमेरिका के आंतरिक भाग को दक्षिण के मैक्सिको खाड़ी से जोड़ता है। इस मार्ग से होकर बड़े स्टीमर मिनियापोलिस जो होते हैं तक जा सकते हैं। तो सेकंड बात करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 1 और 2 दोनों सही है। आंसर हो जाएगा सी स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा 75 का। 76 देखते हैं। 76 है मीथेन हाइड्रेट के संबंध में आपको विचार करना है। मीथेन हाइड्रेट एक ठोस बर्फ जैसा यौगिक है जिसमें मीथेन जल अणुओं के जाल में फंसी रहती है। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो रहेगा इसका ये करेक्ट है, सही बात बोल रहा है। ठीक है, और मीथेन हमारा हाइड्रेट बर्फ जैसा दिखता है ये, लेकिन मीथेन गैस के कारण ज्वलनशील होता है। ठीक है, मीथेन गैस के कारण क्या होता है? ज्वलनशील होता है। इसकी संरचना और जो हमारी ज्वलनशीलता है इसके कारण इसे फायर आइस भी कहा जाता है। ठीक है, फायर आइस किसे कहा जाता है? मीथेन हाइड्रेट, तो आपको याद रखना है। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से सेकंड वाली बात इसमें बोल रहा है ये प्राकृतिक रूप से उच्च दाब और निम्न दाब तापमान वाली परिस्थितियों में पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि गहरे समुद्र और यहाँ पर जो परमाफ्रॉस्ट जैसे क्षेत्रों में। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी हमारे यहाँ से करेक्ट है, दोनों बातें करेक्ट है। मीथेन हाइड्रेट केवल उच्च दाब और निम्न तापमान की स्थिति में ही रह सकता है। आपसे बोलेगा तो मीथेन जो हमारा है, जो मीथेन हाइड्रेट है ये उच्च ताप और निम्न दाब पर रह सकता है, तो गलत हो जाएगा। याद रखना क्या बोल रहा हूँ? उच्च दाब, ठीक है, और निम्न ताप पर रह सकता है। राइट, उच्च दाब, ये आपको दाब उच्च हो गया मतलब ऊपर हो गया और निम्न दाब नीचे हो गया। तो ऐसे दोनों बातें याद रखनी है, दोनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। आंसर 76 का हो जाएगा, दोनों बातें सही है, तो 76 का आंसर सी। 77 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, भूमि अधिग्रहण का विनियमन, काश्तकारी उन्मूलन और विनियमन
विनियमन अधिनियम, उनमें से कितने हैं कृषि सुधार भारत सरकार द्वारा स्वतंत्रता के तुरंत बाद किए गए थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा जो स्वतंत्रता के बाद तुरंत किए गए थे वो उनमें से हो जाएगा। एक तो पहला जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया था, ठीक है। दूसरी बात भूमि अधिग्रहण का विनियमन, ये हमारा स्टेटमेंट है, इसका भूमि अधिग्रहण का जो विनियमन है ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भूमि अधिग्रहण का जो पुनर्वास और पुनर्स्थापन उचित मुआवजे पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013, जिसे भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर बोला है कि तुरंत बाद यहाँ पर नहीं किया गया था, ये गलत हो जाएगा, है ना। पहली स्टेटमेंट यहाँ से गलत, मतलब दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो जाएगा, पहला वाला यहाँ से सही था, ठीक है। तीसरा काश्तकारी उन्मूलन विनियमन अधिनियम, ये क्या होगा, ये हमारा स्टेटमेंट इसका करेक्ट है, राइट। तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा हमारा ओनली 1 और 3 करेक्ट है, तो 1 और 3 दो बातें यहाँ से सही है। 77 का बी। 78 वैश्विक जनसंख्या प्रवृत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। पहला, 19वीं शताब्दी में पहली बार विश्व की जनसंख्या 1 अरब तक पहुंची थी। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। दूसरा, वर्तमान में अफ्रीका सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला महाद्वीप है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात आपको सोचना है क्या होगी, सेकंड बात यहां से करेक्ट है, क्योंकि 2.49% की दर से अफ्रीका में जनसंख्या वृद्धि दर सभी महाद्वीपों में सबसे अधिक है, करेक्ट हो जाएगी। तीसरी बात, एशिया विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप बना हुआ है। तीसरी बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर एशिया सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप बना हुआ है। यहाँ 4.7 कितना 4.7 अरब से अधिक लोग यहाँ पर रहते हैं, जो विश्व की 50% से अधिक जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। तो 1 2 3 करेक्ट है। 78 का आंसर पूछा क्या सही कौन सा है, तो तीनों सही है, 1 2 3 डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 79, अतिवृद्ध समाजों सुपर एज्ड सोसाइटी के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। कथन 1, जापान, इटली और जर्मनी जैसे देश अतिवृद्ध समाजों सुपर एज्ड सोसाइटी के उदाहरण हैं, जो कार्यबल में कमी और बढ़ोतरी स्वास्थ्य देखभाल की लागत जैसी समस्याओं का सामना कर रहे होते हैं। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, सुपर एज सोसाइटी 20% से अधिक जनसंख्या 65 वर्ष से अधिक की आयु होती है, जिसके कारण आर्थिक और सामाजिक चुनौतियां उत्पन्न होती हैं। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात भी हमारी इसकी सही हो जाएगी, तो क्या अगर एकदम करेक्ट है और इसकी व्याख्या भी कर रहा है, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 79 हो गया। 80 नंबर, निम्नलिखित पर विचार करना है। लौह और इस्पात उद्योग, लुगदी पल्प उद्योग, चीनी मिल उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, इनमें से कितने हैं जो भारत को हरास करने वाले या फिर जो वेट लॉसिंग जो हमारे हैं उसके कच्चे माल का उपयोग करने वाले उद्योगों में वर्गीकृत करते हैं इसको। करेक्ट आंसर हो जाएगा 80 का ऐसे। एक तो पहला जो होगा भारत हरास करने वाला कच्चा माल में ऐसी जो हमारा होगा ऐसी सामग्री जिनका विनिर्माण के बाद भी अपेक्षित वजन उनकी कच्चे माल के वजन के रूप में कम हो जाता है। उदाहरण के लिए तांबे के उसके जो हमारे कच्चे माल तांबा का इसको जो प्रशिक्षित करना वो आएगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे ये होता है बाहर हरास करने वाले कच्चे माल को उपयोग करने में आपका माल जो उपलब्धता है उसके क्षेत्र में अवस्थित होना, और भारत में चीनी मिलें और गन्ना जो उत्पादक हमारे क्षेत्र हैं वो इसमें अवस्थित हो जाएंगे, ठीक है। और इसी प्रकार लुगदी उद्योग तांबा प्रगलन और कच्चा लोहा जैसे भी यहाँ पर जो उपलब्ध करने वाले जिनको स्थानों के निकट यहाँ पर अवस्थित होते हैं, राइट। लौह और इस्पात उद्योग में लौह एस कोयला दोनों पर हरास करने वाले कच्चे माल हैं, ठीक है। इसलिए क्या है लौह और इस्पात दोनों यहाँ पर लुगदी और चीनी जो मिल है उसके हरास के लिए उपयोग करने वाले यहाँ पर वर्गीकृत किए जाएंगे, ठीक है। सूती वस्त्र उद्योग में बाहर हरास कच्चे माल का उपयोग नहीं होता है, तो सूती वस्त्र यहाँ से गलत हो जाएगा। बाकी आपके 1 2 3 तीनों यहाँ से करेक्ट हो जाएंगे। आंसर केवल 3 सी यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 81, अंतर्राष्ट्रीय रेल परिवहन के संबंध में विचार करना है। ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग जो पेरिस को इस्तांबुल से जोड़ता है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो ओरिएंटल एक्सप्रेस रेल मार्ग का विस्तार पेरिस से इस्तांबुल तक है। ये ट्रांसबर्ग, म्यूनिक, वियना, बुडापेस्ट और बेलग्रेड से यहाँ पर गुजरने वाले पूरे यूरोप को रेल संपर्क में प्रदान करता है। इस जो एक्सप्रेस वे जो है एक्सप्रेस रेल मार्ग का जो हमारा द्वारा लंदन में इस्तांबुल तक की यात्रा तक का समय जो है अब समुद्री मार्ग में लगने वाले समय से की तुलना में 96 घंटे रह गया है, ठीक है। 10 दिनों की तुलना में 96 घंटे रह गया है सिर्फ। तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, यूनियन और पैसिफिक रेल मार्ग न्यूयॉर्क शहर को सैन फ्रांसिस्को से जोड़ता है। सेकंड बात क्योंकि सेकंड भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर यूनियन और यहाँ पर सैन फ्रांसिस्को जो है पैसिफिक रेल मार्ग से यहाँ पर से जोड़ेगा, राइट। तो दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा 81 का सी यहाँ से सही है, सही पूछा है तो।
82, भारत में निम्नलिखित बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित करना है। ठीक है, व्यवस्थित करते हैं इसको। देखो पहले हमारा क्या आएगा, पहले आएगा तूतीकोरिन, ठीक है, उसके बाद आएगा तूतीकोरिन, उसके बाद आ जाएगा आपका न्यू मैंगलोर, ठीक है, उसके बाद आपका आएगा विशाखापट्टनम, उसके बाद होगा कांडला आएगा। ठीक है, किसने करना है, दक्षिण से उत्तर करना है, याद रखना है, दक्षिण से उत्तर करेंगे तो हमारा सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ से तूतीकोरिन, राइट, यहाँ पे था, उसके बाद आपका था न्यू मैंगलोर, और तीसरा आपका हो जाएगा विशाखापट्टनम, पहला आपका हो जाएगा कांडला, राइट। तो यहाँ से जिसको बोलते हैं दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण, अभी न्यू नाम यहाँ पर चेंज किया जाता है। तो चारों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से जो मैच हैं ये हो जाएंगे, इसके डी स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 83। तो ये सब तो पता होंगे आपको, कहाँ पर है न्यू मैंगलोर जो है आपका बंदरगाह, ये कर्नाटक राज्य में, ठीक है, न्यू मैंगलोर कहाँ पर है, कर्नाटक में, चौथा हो गया। ठीक है, बता देता हूँ ये भी, विशाखापट्टनम यहाँ पर है, जो विशाखापट्टनम बोला है ये आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश, है ना। और तूतीकोरिन किधर है, तूतीकोरिन आपका यहाँ से हो जाएगा तमिलनाडु में, और कांडला आपका गुजरात में। ठीक है, तो इस टाइप से आप मैच करना है, आप मैच कर सकते हो स्टेट कौन से कहाँ पर है। 83, केंद्र सरकार ने भारत में 4 नए रामसर स्थलों को शामिल करने की घोषणा की है। निम्नलिखित स्थलों में से कितने भारत में रामसर स्थलों की सूची शामिल किए गए। करेक्ट आंसर हो जाएगा 83 का यहाँ से। एक तो देखो 2 फरवरी 2025 को रामसर स्थलों की सूची के बारे में 4 नए स्थल यहाँ पर जोड़े गए थे। भारत में रामसर जो स्थल है उसकी कुल संख्या 89 हो गई है। पहले तो इंपॉर्टेंट बात याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा पहला स्टेटमेंट है ये क्या होगा, इसमें आपके जो बोल रहा है कि स्थल सूची में शामिल किए गए कौन कौन से, देखो जो शामिल किए गए सक्कारोट्टई पश्चिम अभयारण्य तमिलनाडु, ठीक है, और जो हमारा क्या था तीरतंगल पश्चिम अभयारण्य तमिलनाडु, तीरतंगल दे रखा है, हाँ दे रखा है तमिलनाडु में, ठीक है। उसके बाद आपका होगा उधवा झील झारखंड, यहाँ पे नहीं दे रखा है, आप लिख सकते हो उधवा झील झारखंड, एक एक्स्ट्रा लिख सकते हो। और क्या था तो यहाँ से इसमें नहीं है। और क्या बचा है, और एक बचा है यहाँ पर खेचियो पालरी वेटलैंड सिक्किम, है ना, यहाँ पे वो भी नहीं दे रखा है। तो हमारा जो स्टेटमेंट गलत होगा वो हो जाएगा आपका यहाँ से ये दोनों, बाकी पहला और तीसरा यहाँ से करेक्ट है। तो 2 बातें सही है, तो आंसर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 84 देखते हैं, भारतीय बंदरगाहों को संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है। कोची बंदरगाह वेम्बनाड कयाल के शीर्ष पर स्थित है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वेम्बनाड कयाल के मुहाने पर स्थित कोची बंदरगाह, जिसे अरब सागर की रानी के नाम से भी जाना जाता है, और एक प्राकृतिक बंदरगाह भी है, ठीक है। इस बंदरगाह को स्वेज कोलंबो मार्ग में समीप होने के कारण एक लाभप्रद स्थिति यहाँ पर प्राप्त होती है, जो केरल के दक्षिण कर्नाटक और उसके पश्चिम जो तमिलनाडु है उसके आवश्यकताओं को पूरा करता है। दूसरी बात, हल्दिया बंदरगाह महानदी डेल्टा में स्थित है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर हल्दिया बंदरगाह कोलकाता से 105 किलोमीटर अंदर हुगली नदी के अनुप्रभा में स्थित है। इसका निर्माण कोलकाता बंदरगाह पर जो भीड़ भाड़ कम करने के लिए यहाँ पर किया गया था, ठीक है। तो यहाँ से हमारा स्टेटमेंट ये गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, आंसर हमारा हो जाएगा सिर्फ 1 करेक्ट है, तो ये यहाँ से आंसर हो जाएगा। 85, जनांगीय संक्रमण के सिद्धांत के संबंध में आपको विचार करना है। प्रथम अवस्था में उच्च दर तथा निम्न मृत्यु दर होती है, जिसके कारण जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होती है। पहला क्या होगा, पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर पहली बात गलत है, क्योंकि प्रथम अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च होती है ना। यहाँ पर बोला है कि जन्म दर निम्न और मृत्यु दर उच्च होती है, तो गलत हो जाएगा, दोनों ही उच्च होती है यहाँ पर, ठीक है। द्वितीय अवस्था में प्रजननशीलता और मृत्यु दर दोनों एक साथ गिरावट हो जाती है, ठीक है, जिससे जनसंख्या स्थिर हो जाती है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर द्वितीय अवस्था में चिकित्सा के क्षेत्र में हुई प्रगति की जो हमारी स्वच्छता है और बेहतर खाद्य आपूर्ति के कारण मृत्यु दर में उल्लेखनीय गिरावट आती है, जबकि जो हमारी जन्म दर है उच्च बनी रहती है, ठीक है। ये बोल रहा है कि दोनों में गिरावट आती है, दोनों में गिरावट नहीं आती है, सिर्फ जो मृत्यु दर उसमें गिरावट आएगी और जन्म दर बनी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर टेक्निक और मशीनें ज़्यादा ये सब चीज़ें उपलब्ध हो गई। पहले के टाइम पे नहीं थी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग मरते थे, ठीक है। तीसरी बात, अंतिम अवस्था में प्रजननशीलता और मृत्यु दर घट जाती है, जिसके परिणामस्वरूप कभी भी यहाँ पर जनसंख्या गिरावट आती है, जनसंख्या में गिरावट आती है। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात यहाँ से सही है, सिर्फ एक स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर हमारा हो जाएगा 85 का कितने सही हैं, तो आंसर हो जाएगा यहाँ से इसका 85 का पहला गलत था, दूसरा गलत था। पूछा क्या है, पूछा है कौन सा सही है, तो सिर्फ तीसरा है ना, सी यहाँ से करेक्ट है, केवल 3 वाला सही है। 86, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इस क्षेत्र में निम्न तापमान तथा वनस्पति का लघुवर्धन काल होता है।
पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो रहेगा ये बता रहा है कि किस मतलब क्षेत्र की बात कर रहा है। तुषार की उपस्थिति के कारण वनस्पति केवल काई लाइकेन सेज तक यहाँ पर सीमित होती है। सेकंड बात। तीसरी, ये जंतुओं की उपस्थिति दुर्लभ होती है, लेकिन रेंडियर और यहाँ पर आर्कटिक लोमड़ियों जैसी यहाँ पर शीत अनुकूल प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ये किस क्षेत्र की बात कर रहा है, किस क्षेत्र की बात कर रहा है ये, है ना, किस एरिया की? तो आंसर हमारा हो जाएगा ऐसे, ये बात कर रहा है टुंड्रा क्षेत्र की। ठीक है, सी यहाँ से क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। टुंड्रा सबसे बड़ा बाध्यकारी कारक ऊष्मा की कमी है ना, ये अत्यंत निम्न तापमान में वनस्पति का जो लघु वर्धन काल माना जाता है। ठीक है, तो याद रखना है टुंड्रा के बारे में सब बातें। आंसर हमारा सी यहाँ से करेक्ट है। 87, कृषि के कोलक खोज मॉडल के संबंध में विचार करना है। पहला, इसकी शुरुआत साम्यवादी चीन में की गई थी। पहला स्टेटमेंट क्या होगा? पहली बात यहाँ से इसकी गलत है, क्योंकि सामूहिक रूप से कृषि के जो हमारे कोलक खोज जो प्रकार हैं वो सोवियत संघ से प्रारंभ हुई थी, ना कि यहाँ पर साम्यवादी चीन से। गलत हो जाएगी। ये सहकारी और सामूहिक कृषि दोनों से संबंधित है। सेकंड बात, ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर इसी कृषि के सहकारी मॉडल सुधार करने के लिए तथा उत्पादन की दक्षता और आत्मनिर्भरता में सुधार करने के लिए यहाँ पर प्रस्तुत किया गया था। सहकारी कृषि में किसान को अपने संसाधन की में आपस में बांट देना और उनका स्वामित्व संसाधन को उनके हिस्से के अनुसार बना रहना, इसलिए इसमें कोई यहाँ पर सामाजिक स्वामित्व नहीं होता था। इसलिए क्या होगा, जो हमारा कोल खरोच था खहोज, ये सहकारी कृषि से संबंधित नहीं था। ये गलत हो जाएगा। दोनों बातें गलत है। 87 का आंसर सही पूछा है तो डी। 88, भारत में कोयला भंडार के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। भारत में कोयले की उपस्थिति मुख्यतः वर्तमान नदी घाटियों में वितरित है। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, भारत में कोयला मुख्य रूप से जो वर्तमान हमारे यहाँ पर नदी घाटी है उसमें पाया जाता है। कोयले का लगभग 97% भाग दामोदर, सोन महानदी और गोदावरी नदियों में घाटियों में देखा जाता है। पहली बात सही है। दूसरी बात, रानीगंज देश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। सेकंड क्या होगा? सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि झरिया झारखंड सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, जिसके बाद रानीगंज पश्चिम बंगाल का स्थान आता है। ओनली वन करेक्ट है। आंसर हमारा ए यहाँ से 88 का करेक्ट हो जाएगा। 89 है, यहाँ पे पत्तन के प्रकार और विवरण दे रखा है। ठीक है, देखते हैं इसको। पहला बोल रखा है, पहला यहाँ से है आंत्रपोपत्तन। आंत्रपोपत्तन क्या होता है? देखो, आंत्रपोपत्तन जो हमारा होगा ये जो है ये वे एक एकत्रीकरण केंद्र होते हैं जहां विभिन्न देशों में निर्यात हेतु वस्तुएं लाई जाती हैं। पहला करेक्ट हो गया। दूसरा, पैकेट स्टेशन यात्रियों डाक या परिवहन के लिए छोटी दूरी के फेर पत्तन होता था। सेकंड बात क्या है? सेकंड बात भी हमारी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये पैकेट स्टेशन के विशेष रूप से छोटी दूरियों को तय करने के लिए यहाँ पर जलीय क्षेत्रों के आधार पर या डाक यात्रियों को परिवहन करने के लिए आवागमन से जुड़े होते थे। दोनों बातें सही है। तीसरी, नौसेना ये सैन्य और वाणिज्यिक शिपिंग दोनों उद्देश्य के लिए यहाँ पर पूर्ति कर सकती है। ये भी बात हमारी करेक्ट है। तो तीनों बातें क्या है? पत्तन के प्रकार के बारे में एकदम करेक्ट है। आप लिख सकते हो अपना A4 जो पेपर है उसमें कि कौन कौन सी यहाँ पर चीज़ें हैं मैच कर रही हैं। तीनों बातें सही है, तो सभी हमारे यहाँ से स्टेटमेंट इसके करेक्ट हो जाएंगे। 89 के सी। 90 नंबर है, वस्तु के स्वरूप के संबंध में निम्नलिखित में से दोहरी ग्राम से क्या तात्पर्य है? दोहरी ग्राम जो है उससे क्या तात्पर्य होगा? देखो, जो हमारा दोहरा ग्राम है एक प्रकार की ग्रामीण बस्ती होती है जिसका विस्तार नदी के दोनों ओर होता है। राइट, आमतौर पर ये पुल या फेरी द्वारा जुड़ी होती है। ऐसी बस्तियां तब विकसित होती हैं जब जल स्रोत आजीविका और परिवहन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। तो ये हमारा क्या होगा? आंसर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार की बस्ती में नाला, जलधारा या नदी दो बस्तियों के बीच यहाँ पर सीमा का कार्य करती हैं। ये गांव समान भौगोलिक परिवर्तनीय जो हमारी परिस्थिति होती है उसमें बसे होते हैं, लेकिन इनकी राजस्व और प्रशासनिक व्यवस्थाएं अलग अलग होती हैं। ठीक है, तुम्हारा 90 का ये यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 91, निम्नलिखित जगहों पर विचार करना है। जनजातीय क्षेत्र और यहाँ पर इसकी विशेषताएं दे रखी हैं। ठीक है, क्या क्या इसकी विशेषताएं देखते हैं इसमें। पहला, याकूत कांगो बेसिन। ठीक है, याकूत कांगो बेसिन जो हमारा है ये वास्तव में साइबेरिया के मूल निवासी होते हैं, कांगो बेसिन के नहीं होते हैं। जो हमारे देखो याकूत जो होते हैं ये वास्तव में साइबेरिया के मूल निवासी होते हैं, कांगो बेसिन के नहीं होते हैं। एक बात तो ये। ठीक है, वे घुड़सवारी, पशुपालन और कठोर ठंडे यहाँ पर जलवायु क्षेत्र में अनुकूल के लिए जाने आते हैं। कांगो बेसिन पिग्मी जैसे जो देशज हैं समूह उनका घर होता है और मुख्य रूप से शिकार और खाद्य संग्रहण के लिए निर्भर रहते हैं। तो पहली बात हमारे यहाँ से इसकी गलत हो जाएगी। ठीक है, समोयेड साइबेरिया हिरण चराने के साथ साथ मछली पकड़ने का भी शिकार करने में संलग्न होते हैं। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर ये सेमोयेड ये क्या होते हैं? साइबेरियन एक खानाबदोश जनजाति होती है। ठीक है, सेकंड बात करेक्ट है। तीसरी बात, तुअरेग अलास्का। तुअरेग अलास्का क्या होगा? तुअरेग हमारी एक
अलास्का नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर सहारा मरुस्थल की खानाबदोश जनजाति है, ये गलत हो जाएगा। ओनली सेकंड वाली बात यहाँ पर करेक्ट है, बाकी यहाँ पर ये गलत है और ये गलत है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा सिर्फ दूसरा करेक्ट है। 91 का पूछा है गलत कौन सा है, तो 91 का जो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से बी। दो बातें गलत थी, दो बातें आपको यहाँ पे बता देनी है। 92 HVJ हजीरा विजयपुर जगदीशपुर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन भारत के निम्नलिखित में से कितने राज्यों से होकर गुजरती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 92 का यहाँ से ये गुजरती है। देखो ये गुजरेगी गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा राज्यों को और दिल्ली जो यहाँ पर एनसीटी क्षेत्र है उससे यहाँ पर होकर गुजरेगी। तो आंसर हो जाएगा 92 का ये सी, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात तीनों इसमें आ रहे हैं। आंसर हो जाएगा 92 का सी। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। 93 यहां से है, राष्ट्रीय जलमार्ग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, देखते हैं इसको। पहला स्टेटमेंट यहां से दे रखा है, राष्ट्रीय जो हमारा जलमार्ग 1 है गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली का एक खंड है जो प्रयागराज से हल्दिया के बीच स्थित है। पहला क्या होगा? 93 का पहला स्टेटमेंट यहां से जो रहेगा ये करेक्ट है। ठीक है, पहली बात यहां से करेक्ट हो जाएगी। दूसरी बात, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 सदिया और धुबरी के बीच ब्रह्मपुत्र नदी का एक खंड होता है। ठीक है, सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी को धुबरी से और सदिया तक के लिए राष्ट्रीय जो हमारा जलमार्ग नेशनल वाटरवेज 2 होता है ये घोषित किया गया था। और ये राष्ट्रीय घोषणा के तहत यहाँ पर जो राष्ट्रीय जलमार्ग है उसमें ब्रह्मपुत्र नदी उसका सदिया धुबरी खंड यहाँ पर भी माना जाता है अधिनियम 1988 के तहत। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी बात इसकी करेक्ट है। ठीक है, तीसरी, राष्ट्रीय जलमार्ग 3 लखीमपुर से भांगा के बीच यहाँ पर बराक नदी पर एक खंड है। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से इसकी जो रहेगी ये गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय जो हमारा जलमार्ग नेशनल मार्ग जो 6 होता है ये यहाँ पर इसकी बात बताता है ना, ये 3 की बात नहीं बता रहा है, यहाँ पर 3 लिखा है, यहाँ पर 6 लिखा होता तो ये बात ही सही थी, 3 के हिसाब से गलत है। तो आंसर क्या होगा? 1 2 करेक्ट है, तो 93 का आंसर हो जाएगा आपका, दो बातें सही है। 94 कोयला क्षेत्र और यहाँ पर देश दे रखे हैं। ठीक है, मैच करते हैं इसको, देखते हैं। 94 में रूर जर्मनी। ठीक है, रूर क्या होगा? रूर यहाँ से जो इसका हो जाएगा पहला स्टेटमेंट ये हमारा करेक्ट है, क्योंकि रूर जर्मनी का यहाँ पर क्षेत्र हो जाएगा कोयले का। दूसरा, बोवेन बेसिन। ठीक है, बोवेन बेसिन क्या होगा? बोवेन बेसिन आपका हो जाएगा यहाँ से सेकंड स्टेटमेंट ये होगा, सेकंड वाला भी करेक्ट है, क्योंकि बोवेन बेसिन कोयला क्षेत्र, गैलीली बेसिन कोयला क्षेत्र, साउथ मेटलैंड कोयला क्षेत्र, सिडनी बेसिन कोयला क्षेत्र और यहाँ पर लेट्रोप घाटी कोयला क्षेत्र, ये सब आप पे ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, ब्राज़ील नॉर्थ एंटेलोप रोसेल है ना। तीसरा क्या होगा? तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से हमारा गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये जो है ये नॉर्थ एंटेलोप जो हमारा रोसेल है कोयला का खदान है जो अमेरिका के व्योमिंग पाउडर और जो रिवर बेसिन है वहाँ पर स्थित है, ना कि ब्राज़ील में। ठीक है, तो गलत हो जाएगा हमारा। आगे देखते हैं। चौथा, फुसुन दक्षिण कोरिया। ठीक है, चौथी बात यहाँ से हमारी ये गलत है, क्योंकि जो हमारी सॉक्सी, फुसुन, इनर मंगोलिया, कासू ये सब हमारे एशिया में आते हैं, एशिया में चाइना के अंतर्गत, ना कि दक्षिण कोरिया में। तो गलत हो जाएगा, दो सही है, आंसर पी। 95 भारत में सूरजमुखी उत्पादन के संबंध में विचार करना है। पहला, भारतीय तिलहन उत्पादन में इसका योगदान 25% है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी ये क्या होगी बताओ। देखो, पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भारतीय तिलहन उत्पादन में सूरजमुखी का योगदान सिर्फ 3.85% है। कितना है? 3.85%। यहाँ पे 25% नहीं है, गलत हो गया। राइट, अप्रॉक्स में 4% मान सकते हो। ठीक है, दूसरी बात, इसे देश भर में खरीफ और रबी के मौसम में उगाया जाता है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात हमारे यहाँ से करेक्ट है। सूरजमुखी एक हमारा प्रकाश जो असंवेदनशील जो हमारा फसल होती है, ये पूरे भारत में खरीफ और रबी और बसंत जैसे जो किसी भी मौसम में सफलतापूर्वक से उगा सकते हैं। खरीफ में ये फसल लगभग 80 से 90 दिन रहती है और रबी में ये सब 105 से 130 दिन तक रहती है और बसंत ऋतु में 100 से 110 दिन तक में तैयार हो जाती है। तो हमारा क्या होगा? सेकंड बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तीसरा, कर्नाटक भारत में सूरजमुखी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से जिसकी जो है ये करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर देश में सूरजमुखी का उत्पादन करने वाला 6 प्रमुख राज्यों में से कर्नाटक सबसे अग्रणी है। उसके बाद कर्नाटक में हमारा 6.9
लाख हेक्टेयर यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको हो जाएगा आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु भारत के संपर्क सूरजमुखी उत्पादक राज्य हैं। तो यहाँ से ये करेक्ट हो जाएगा। 2 और 3 सही है, 95 का आंसर हमारा 2 बातें करेक्ट है। 96 निम्नलिखित पर विचार करना है शहरों पर। भुवनेश्वर, पटना, वाराणसी, जयपुर, कोटा स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क भारत में कितने प्रमुख शहरों से होकर गुजरता है? आंसर हो जाएगा 96 का, यहाँ से ये गुजरता है पहला, ठीक है। एक तो पहला हो जाएगा, एक तीसरा वाराणसी और एक चौथा आपका जयपुर, ठीक है। 1, 3, 4 जो होगा ये हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। भुवनेश्वर हो जाएगा और आपका वाराणसी यहाँ से, और एक आपका यहाँ से जयपुर हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना है तो कितने से गुजरेगा ये सब आपको नेटवर्क जो है इसमें और भी बाकी है, लेकिन यहाँ पे इसके हिसाब से ये 3 यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। पटना यहाँ से नहीं है और कोटा यहाँ से नहीं होगा। तो 1, 3, 4 कहाँ पर होगा? 1, 3, 4 96 में सी है ना, 1, 3, 4 सी में यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 97 नंबर। 97 है हेग सर्विस कन्वेंशन के संबंध में विचार करना है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर कानून और दस्तावेज की सेवा की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करती है। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहां से सही है। दूसरा, ये विशेष रूप से सिविल और वाणिज्यिक मामलों के लागू होने के लिए आपराधिक मामले में शामिल नहीं होते हैं। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर यह संधि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर सिविल और वाणिज्यिक मामले में न्यायिक और न्यायोत्तर दस्तावेज की सेवा के लिए एक मानकीकृत प्रक्रिया स्थापित करती है। यह सुनिश्चित करती है कि जो विदेशी अधिकार है क्षेत्र में जो प्रतिवादी होते हैं उसके समय पर कानूनी नोटिस मिले और सेवा प्रमाण की सुविधा प्राप्त हो। सेकंड बात सही है। तीसरा, भारत हेग सर्विस कन्वेंशन हस्ताक्षर करता देश नहीं है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर भारत इसका यहाँ पर सदस्य यहाँ पर जो हस्ताक्षर करता है यहाँ पर होगा, ठीक है, क्योंकि यह संधि भारत अमेरिका सहित 84 हस्ताक्षर करता देश के बीच में यहाँ पर की गई थी, राइट। तो यहाँ से ये गलत हो जाएगा। आंसर 1, 2 करेक्ट है, तो सही पूछा है तो ए यहाँ से आंसर होगा 97 का। 98, निम्नलिखित में से महाद्वीपों को उनकी जनसंख्या के घनत्व के बढ़ते क्रम में बताना कौन सा होगा? इनके बढ़ता क्या क्रम है यहाँ से? एक तो हो जाएगा पहला उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया। 3, 2, 1 यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3, 2, 1 इसका आंसर हो जाएगा। तो जिसमें से उत्तरी अमेरिका लगभग 25 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर उत्तरी अमेरिका में, ठीक है, और यूरोप में 72 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद जो क्या बचा हमारा एशिया लगभग 150 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो याद रखना है। तो तीनों मैंने बता दिया, अपने हिसाब से आप इसको मैच कर लोगे, जो भी अगर घटते पूछेगा या बढ़ते पूछेगा तो आंसर हो जाएगा 98 का यहाँ पर ए। 99, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में जनजाति जो हमारी बस्ती है उसके संदर्भ में विचार करना है। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में पिग्मी, ओरंग, असली और यानोमामी जनजाति का निवास स्थान है। पहला क्या होगा 99 का? पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बात सही है। ओरंग, असली मवेशिया, यानोमासी जनजाति और पिग्मी जनजाति यहाँ पर जो है इसकी निवास करने का पर इनका स्थान है। दूसरा, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में अधिकांश स्वदेशी लोग जीवित रहने के लिए शिकार, संग्रहण और यहाँ पर स्थानांतरित कृषि करते हैं या उस पर निर्भर रहते हैं। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी करेक्ट है, राइट। सेकंड बात भी सही, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं ये शिकार, मछली पकड़ने साथ साथ यहाँ पर स्थानांतरित कृषि भी करते हैं और ये लोग शिकार संग्रहण पर निर्भर रहते हैं। औरंगी असली लोग यहाँ पर शिकार, संग्रहण जो स्थानांतरित कृषि है उसका मिश्रण भी अपनाते हैं, ठीक है। भूमध्य रेखीय जो हमारे वनस्पति में निवास करने वाले जो स्वदेशी जनजातियाँ ये घनी बस्तियाँ और जो वनस्पति होती है उसकी अनुपजाऊ मृदा के कारण प्राय शिकार और संग्रहण पर निर्भर हो जाते हैं पूरी तरीके से। दोनों बातें करेक्ट है। 99 का आंसर सी करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन है 100, निम्नलिखित में से किन्हें अलौह धात्विक खनिज के रूप में वर्गीकृत किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अलौह धात्विक जो हमारी खनिज के रूप में वर्गीकृत। मैं सुबह आप जो क्वेश्चन कराया मैंने बीपीएससी का एक पेपर कराया हुआ है, ठीक है, और बीपीएससी का कराया हुआ है और एक यूपी पीसीएस का कराया है, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ लौह धातुओं के रूप में यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा था, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर कर सकते हो तो उसको कर लो, लेकिन चलो यहीं पर बता देता हूँ मैं। अगर वो जैसे कि जो लोग बीपीएससी भी दे रहे हैं, यूपीएससी भी दे रहे हैं, तो यहाँ पे उनके लिए डबल बार हो जाएगा ना। बाकी आप लोग अगर यूपीएससी सिर्फ दोगे तो यहाँ से मैं समझा देता हूँ ये वाला पॉइंट भी। देखो 100 नंबर बोला है अधात्विक खनिजों के रूप में वर्गीकृत किए गए, राइट। देखो धात्विक खनिजों क्या होते हैं और अधात्विक क्या होते हैं? धात्विक खनिज हमारे होते हैं, इसका वर्गीकरण धात्विक खनिज वे होते हैं जो प्रसंस्करण पर लोहा, तांबा और सोना जैसी धातुएं प्रदान करते हैं। इन्हें 2 प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है, एक तो लौह है ना, और एक यहाँ पर जो जिसमें लौह में होता है, और दूसरा अलौह खनिज जिसमें लोहा नहीं पाया जाता है, जिसे तांबा, बॉक्साइट, कोबाल्ट। लौह में क्या होता है? जिसमें लोहा पाया जाता है, लौह, अयस्क, मैग्नीज। तो ये 2 पॉइंट आप इसको याद रखना है, ठीक है। अलौह धात्विक खनिज क्या होते हैं हमारे? अलौह धात्विक खनिज तांबा एक उत्कृष्ट अलौह धात्विक धातु है और जिसका उपयोग विद्युत और निर्माण में जहाँ पर प्रयोग करते हैं,
है ना। बॉक्साइट एक एल्युमिनियम का हमारा प्राथमिक अयस्क होता है। ये व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली एक अलोह धातु है, ये भी याद रखना है कौन कौन सी है, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना है। तो आंसर हमारा हो जाएगा 100 का एक तो पहला, ठीक है, और एक यहाँ से दूसरा, और एक यहाँ से आपका चौथा कोबाल्ट। ग्रेफाइट और मैग्नीज यहाँ पे इसमें नहीं होगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा अलोह धात्विक जो इसके एग्जाम्पल होंगे 100 का ए आंसर इसका 1, 2, 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से देखो यहाँ पर जो 100 क्वेश्चन थे वो मैंने आपको कवर करा दिया पार्ट 2 में मिलाकर, पार्ट 1 को पार्ट 2 को मिलाकर, ठीक है। पार्ट 1 में करीब 51 क्वेश्चन किए थे, पार्ट 2 में भी 52 से स्टार्ट किए और 100 क्वेश्चन तक यहाँ पे कवर कर दिए, राइट। टेस्ट 4 यहाँ से पूरा हो गया। अब यहाँ पर जल्दी लेके आएंगे जो विजन का टेस्ट नंबर 5 रहेगा, ठीक है। वो भी यहाँ पे आपको मैं अगले वीक कराऊंगा, अगले वीक मतलब मंडे को या ट्यूसडे को मैं आपको यहाँ से कवर करूंगा। जब तक जितना भी मैंने कराया चारों टेस्ट वो आपको अच्छे से कर जाने, और इनकी जो भी टॉपिक थे टॉपिक अपना हाईलाइट करके नोट्स बना के अच्छे से करना है। जो नहीं समझ आता है आप यहाँ पर कमेंट से करके पूछोगे या टेलीग्राम पर जुड़ करके पूछ सकते हो, ठीक है। कुछ भी डाउट रहता है तो, ठीक है। एंड करते हैं इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।